अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बुरहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात शशुम का मजमून तारीख का सबक नंबर 8 देखेंगे, जिसका नाम है मौर्य अहद के बाद की हुकूमतें, है ना। इससे पहले हमने मौर्य अहद का भारत देखे थे। उस सबक के अंदर हमने चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, कलिंग की लड़ाई, इन सब के बारे में मालूमात देखे थे। आज हम देखने वाले हैं मौर्य अहद के बाद की हुकूमतें। तो इस सबक में हम लोग देखेंगे कि मौर्य अहद यानी मौर्यों के जो ज़माना था उसके बाद क्या हुआ, उनकी हुकूमतें ख़त्म होने के बाद कौन कौन सी हुकूमतें आई यहाँ पर, ये तमाम मालूमात आज हम इस सबक में हासिल करेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक नक्शा दिया गया है और उस नक्शे में लिखा हुआ है 4वीं से 6वीं सदी ईस्वी का भारत। आप लोगों को मैं इससे पहले बता चुका हूँ सदी का मतलब क्या होता है। एक मर्तबा और दोहरा देता हूँ, सदी का मतलब होता है 100 साल। तो यहाँ पर 4वीं सदी से 6वीं सदी यानी कि 301 साल से लेकर 600 साल तक का जो ज़माना था, है ना, तो वो ज़माना यहाँ पर उसकी मालूमात दी गई है। और एक तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है गुप्ताओं की सल्तनत, और यहाँ पर जो पूरा सुरमई कलर से जो डार्क किया हुआ है ये हिस्सा, ये गुप्ताओं की सल्तनत जो है तो यहाँ पर बताया गया है। यानी इस सबक में हम लोग गुप्त राजाओं के बारे में भी देखने वाले हैं। उनसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर शुंग खानदान के बारे में, है ना। शुंग खानदान, तो यहाँ पर दिया हुआ है आखिरी मौर्य राजा जिसका नाम था बृहद्रथ, है ना। वो आखिरी मौर्य राजा था, यानी मौर्य सल्तनत का आखिरी बादशाह। तो मौर्य हुकूमत के सिपह सालार, उनकी ही हुकूमत का एक सिपह सालार था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, है ना। तो उसने बगावत करके बृहद का कत्ल कर दिया था और खुद राजा बन बैठा। यानी मौर्य सल्तनत का खात्मा किस तरह हुआ, वो इस तरह हुआ कि उनकी ही हुकूमत का एक सिपह सालार था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो उसने क्या किया, अपने बादशाह का, अपने राजा का जो है तो कत्ल कर दिया, उसे मार दिया और खुद राजा जो है तो वो बन बैठा। आप लोग जो है पुष्यमित्र शुंग की तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। ये है वो शख्स जिसने कत्ल करके खुद राजा बन बैठा, यानी कि शुंग खानदान की बुनियाद डाली, उनकी हुकूमत की जो है तो उसने शुरुआत की। यहाँ पर ये बताया गया है। यहाँ पर देखने वाले हैं हिंद यूनानी राजा, है ना। हिंद किसे कहते हैं, हिंद जो है तो पहले हिंदुस्तान को कहते थे, आज भी जो है तो उसे हिंद के नाम से जाना जाता है। तो उस वक्त के जो है तो हिंद और यूनान के जो राजा थे उनके बारे में हम लोग मालूमात देखने वाले हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इस ज़माने में बर्र सगीर हिंद के शुमाल मगरबी इलाके में यूनानी राजाओं की छोटी छोटी हुकूमतें थी। तो यहाँ पर लफ्ज़ आया है बर्र सगीर हिंद। तो बर्र सगीर हिंद किसे कहते हैं, बर्र सगीर, सगीर का मतलब होता है छोटा और बर का मतलब होता है ज़मीन, और हिंद यानी कि हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान की छोटी ज़मीन का हिस्सा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे हिंदुस्तान का पूरा नक्शा है, लेकिन आसपास उसके और भी दूसरे ममालिक है। जैसे ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखेंगे
तो यहाँ पर नेपाल है। नेपाल के बाद इस तरफ यहाँ पर नीचे बांग्लादेश है, और नीचे अगर हम लोग जाते हैं जुनूब की तरफ तो श्रीलंका है। उसके बाद हम बाएं ओर यानी मगरिब की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान है, तो नेपाल, फिर इसके बाद बाजू में उसके भूटान है। तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये तमाम जो हिस्से मिल जाते हैं, ये तमाम ममालिक को मिलाकर बर्रे सगीर हिंद बनता था। आज भी उसे बर्रे सगीर हिंद कहते हैं। तो यहाँ पर शुमाल मगरिबी इलाके में यानी ऊपर की तरफ से ऊपर से बाएं तरफ यानी मगरिब की तरफ यहाँ पर हिंद यूनानी राजाओं की जो है तो छोटी छोटी हुकूमतें थी। इन राजाओं को हिंद यूनानी राजा कहा जाता था। ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि बर्रे सगीर हिंद किसे कहते हैं और हिंद यूनानी राजा उन लोगों की हुकूमत कहाँ पर थी। देखिए, जैसा कि अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताया हिंद यूनानी राजाओं के बारे में, है ना। तो हिंद यूनानी राजाओं के बारे में तो हमने देख लिए। अभी यहाँ पर हमें देखना है कि यूनान कहाँ पर है ना। तो यूनान जो है वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरफ है। और यूनान का जो नाम है आज वो है ग्रीस नाम है उसका यूनान का आज। और यहाँ पर वही बात बताई गई है कि बर्रे सगीर हिंद के शुमाल मगरिबी इलाके में यूनानी राजाओं की छोटी छोटी हुकूमतें थी। इन राजाओं को हिंद यूनानी राजा कहा जाता था, है ना। कदीम भारतीय जो सिक्के थे उस तारीख में राजाओं के सिक्के अहम थे, है ना। जो सिक्के आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहे हैं रुपये, वो बहुत अहम थे। सिक्के के एक जानिब राजा की तस्वीर और दूसरी जानिब देवता की तस्वीर बनाने की रिवायत थी। एक जानिब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि राजा की तस्वीर बनी हुई है और दूसरी जानिब जो है तो देवी या देवता की तस्वीर बनाई जाती थी। आगे चलकर यही रिवायत जो है तो भारत में भी फूली फली, यानी ये यूनान से आई थी, ग्रीस से आई थी, और फिर भारत में भी जो है तो जो राजा महाराजा थे भारत के, उन्होंने भी इसी तरीके से करना शुरू कर दिया। यानी राजा महाराजाओं ने क्या करना शुरू कर दिया, सिक्कों पर अपनी तस्वीरें और देवी देवताओं की तस्वीरें जो है तो उन्होंने भी लगाना शुरू कर दी। हिंद यूनानी राजाओं में मिनीडर, है ना, राजा जो है तो बहुत मशहूर था। मिनीडर राजा जो था एक हिंद यूनानी राजाओं में, वो बहुत मशहूर था। इसने बुद्ध भिक्खु नागसेन के साथ बुद्ध मजहब के फलसफे से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया था। बुद्ध भिक्खु यानी कि बुद्ध मजहब के जो लोग फैलाव करते हैं, उसे फैलाते हैं, उसकी तबलीग करते हैं बुद्ध मजहब की। यानी बुद्ध मजहब कौन सा मजहब, गौतम बुद्ध का मजहब। तो उस मजहब को फैलाने वाले जो बुद्ध भिक्खु थे जिनका नाम था नागसेन, आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं भिक्खु नागसेन, है ना। तो उनके साथ मिनीडर जो राजा था, हिंदू यूनानी राजा, उसने उनके साथ तबादला ख्याल किया, यानी बैठकर बातचीत की। मिनीडर यानी कि मिलिंद, है ना, मिलिंडर यानी मिलिंद के बुद्ध भिक्खु नागसेन से पूछे गए सवालात को किताबी शक्ल दी गई है। अब जो भी बातें बुद्ध भिक्खु नागसेन और मिनीडर के बीच में हुई थी, सवालात के जवाबात हुए थे, तो उन सवालात के जवाबात को एक किताब में जो है तो एक किताबी शक्ल दे दी गई, एक किताब बना दी गई जिसे मिलिंद पन्ह कहते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर किताब भी दी गई है, मिलिंद पन्हा, है ना। पाली जबान में पन्हा के मानी होते हैं सवाल, है ना। पन्हा के मानी क्या होते हैं, सवाल। जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन कहते हैं,
हिंदी मराठी में प्रश्न कहते हैं। इसी तरीके से पाली जबान में सवाल को पन्हा कहते हैं। यह आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पर आप लोगों ने सिक्के भी देखे हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा आगे कि जो यूनान था, यूनान जो है यानी कि ग्रीस, वो किस तरफ है, वो हम लोग अब आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को हिंद यूनानी जो राजाओं की हुकूमत थी वो कहाँ से कहाँ तक थी वह बताने वाला हूँ, और ग्रीक कहाँ पर था यानी यूनान कहाँ पर था वो भी मैं बताने वाला था। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीक्स, है ना, ये ग्रीक्स लिखा हुआ है, यानी इसका पुराना नाम जो था वो यूनान, हम जिसे यूनान कहते हैं वो है। और ये यहाँ पर हमारा हिंदुस्तान है। और जैसे मैं बताया आप लोगों को कि इनकी हुकूमत शुमाल मगरिबी इलाके में, यानी शुमाल ऊपर की तरफ और मगरिब यानी कि बाएं की तरफ यहाँ पर हिंदुस्तान के, तो इस इलाके में ये जो तमाम इलाके दिख रहे हैं आप लोगों को, इन इलाकों के अंदर ऊपर की साइड यहाँ पर इन लोगों की हुकूमत थी, यानी हिंदू यूनानी राजाओं की। यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे राजा कुषाण के बारे में, है ना। कुषाण राजा, भारत में तरह तरह के लोगों की टोलियां बैरून हिंद से मुसलसल आती रही है, यानी भारत के बाहर से हिंदुस्तान के अंदर हमेशा कोई ना कोई राजा महाराजा जो है तो हिंदुस्तान में आता था बहुत सारे लोगों को लेकर, क्योंकि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ पर बहुत दौलत थी। इनमें वस्ती एशिया से कुषाण नाम से पहचानी जाने वाली टोलियां थी। वस्ती एशिया यानी कि जो बर-ए-आज़म एशिया का बीच का हिस्सा है, वहाँ से कुषाण नाम की टोली यानी बहुत सारे लोग जो है तो वहाँ से एक झुंड की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में जो है तो यहाँ पर आई हुई थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहली सदी ईस्वी में, यानी पहली सदी ईस्वी में, है ना, सदी का मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, उस सदी में वो लोग आए और शुमाल मगरिबी इलाके यानी ऊपर के बाएं तरफ के जो इलाके हैं वो इलाके, और कश्मीर, आप लोग देख सकते हैं कश्मीर एकदम हमारे भारत का ताज है ये कश्मीर, वहाँ पर जो है तो इन्होंने अपनी हुकूमत कायम की, है ना। भारत में सोने के सिक्के ढलवाने की जो इब्तिदा थी वो कुषाण राजाओं ने की। ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि भारत में सोने के जो सिक्के थे उनकी शुरुआत कुषाण राजाओं ने की, है ना, ये बात आपको याद रखना है। सिक्के पर गौतम बुद्ध और मुख्तलिफ भारतीय देवताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल करने का चलन कुषाण राजाओं ने शुरू किया। ये भी याद रखना है आप लोगों को कि सिक्कों के ऊपर गौतम बुद्ध की तस्वीरें और जो भी हिंदू देवता देवी देवता थे भारत के, उन तस्वीरों, उनकी जो है तस्वीर इन्होंने जो है तो सिक्कों पर बनाना शुरू की। कुषाण राजा कंशक ने हुकूमत को वुसअत दी, है ना, आप लोग देख सकते हैं कुषाण राजा कंशक की यहाँ पर तस्वीर है। इसने कुषाण राजाओं की जो हुकूमत थी उसको जो है तो वुसअत दी, उसको जो है तो उसने बढ़ाया, यही बताया गया यहाँ पर। अब हम देखेंगे सम्राट कंशक के बारे में, है ना। तो सम्राट कंशक के बारे में हम लोग मालूमात देख रहे हैं। कंशक की हुकूमत मगरिब में काबुल से लेकर मशरिक में वाराणसी तक फैली हुई थी। काबुल, यहाँ पर आप लोगों को काबुल नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर की तरफ कश्मीर के बाजू में पुरशपुर है, उसके बाद हिंदुकश पहाड़ है, तो ये इलाके पाकिस्तान में आते हैं। और पाकिस्तान के बाजू में उसी तरफ बाएं तरफ अफ़गानिस्तान है, तो वहाँ पर काबुल है। तो काबुल से लेकर वाराणसी तक, वाराणसी कहाँ पर है, वाराणसी आज उत्तर प्रदेश में है, तो वाराणसी तक उनकी जो है तो हुकूमत फैल गई थी। कंशक के सोने और तांबे के सिक्के मिले हैं, यानी उन्होंने जो सोने और तांबे के सिक्के बनाए थे
वो मिले हुए हैं और उनसे ही जो है तो हमें पता चलता है कंशक के बारे में, उस जमाने के बारे में। कंशक के ज़माने में बुद्ध मज़हब की चौथी कॉन्फ्रेंस कश्मीर में मुनक़िद की गई। यानी ये भी जो है तो बुद्ध मज़हब के मानने वाले थे और इन्होंने जो है तो चौथी कॉन्फ्रेंस में क्या होता होगा? कॉन्फ्रेंस में मीटिंग के अंदर क्या बात होती होगी? मीटिंग के अंदर बुद्ध मज़हब को किस तरीके से फैलाया जाए दुनिया के अंदर, ये बातें जो है तो उनकी होती थी। तो ये चौथी कॉन्फ्रेंस जो है तो कश्मीर में हुई थी। कंशक ने कश्मीर में कंशकपुर शहर बसाया था। ये आप लोगों को याद रखना है कि उसने एक शहर बसाया था जिसका नाम था कंशकपुर, है ना। और दूसरी बात भी यहाँ पर दी गई है कि कंशक के ज़माने में अशु घोष नामी शायर एक था, वो गुजरा था, वो बहुत मशहूर था। उसने बुद्ध चरित और वज्र सूची नामी किताबें भी लिखी। कंशक के दरबार में चर्क मशहूर तबीब था, एक तबीब था जो हकीम हम जिसे कहते हैं, वो जो इलाज करता था लोगों का, जिसका नाम था चर्क। तो ये तमाम बातें हैं वो आप लोगों को याद रखना है कंशक सम्राट के बारे में। अब हम यहाँ पर देखेंगे कंशक के सोने के सिक्के के बारे में, है ना। तो कंशक के सोने के सिक्के, ये सिक्के सम्राट कंशक ने तैयार करवाए थे। इन सिक्कों के दर्शनी सामने के, यानी दर्शनी यानी कि सामने का रुख पर यूनानी रस्मुल खत के अंदर शाह ओ नानू शाह ओ केनशकी ओ शानू लिखा हुआ है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूनानी रस्मुल खत में जो है तो यहाँ पर तहरीर की हुई है। इसका मतलब है सम्राट कंशक कुशान है ना। सम्राट कंशक कौन है? वो कुशान है। सिक्के के पुष्ट पर यानी सिक्के के बाएं तरफ, सिक्के के उल्टी तरफ, पीछे की तरफ गौतम बुद्ध की तस्वीर है। तस्वीर के बगल में यूनानी रस्मुल खत में बुद्धु यानी बुध लिखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं कंशक के सोने के सिक्के की। तो ये मालूमात कंशक के सोने के सिक्के के बारे में थी। अब हम देखेंगे गुप्त राजघराने के बारे में। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि गुप्त राजघराना, ये जो तस्वीर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है गुप्ताओं की सल्तनत नक्शे के अंदर कि उनकी सल्तनत कितनी फैली हुई थी। तो इस सल्तनत को किसने बनाया, किसने इसका उद्घाटन किया, किसने इसकी इब्तिदा की, ये हमें देखना है। तीसरी सदी के अवाखिर में, यानी तीसरी सदी के आखिर में भारत का जो शुमाली हिस्सा है उसमें जो गुप्त राजघराना था उसके इक़्तिदार का आगाज हुआ, उसकी शुरुआत हुई। बिलउमूम गुप्त खानदान का इक़्तिदार 3 सदियों तक चलता रहा। 3 सदियों तक चलता रहा यानी कि 300 साल तक चलता रहा। गुप्त राजघराने का बानी श्री गुप्त था। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, श्री गुप्त की तस्वीर यहाँ पर दी गई है। समुद्र गुप्त और चंद्रगुप्त दुवम, है ना, चंद्रगुप्त दुवम खानदान के काबिले जिक्र राजा थे। यानी कौन कौन से इसमें मशहूर राजा थे? वो मशहूर राजा थे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त दुवम, ये जो है तो मशहूर राजा थे। आप लोग यहाँ पर नक्शे में देख सकते हैं कि गुप्त राजघराने की बुनियाद किसने डाली, है ना, श्री गुप्त ने डाली। और तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नक्शा भी दिया गया है। नक्शे के अंदर गुप्त सल्तनत कितनी फैली हुई थी वो भी बताया गया है। 300 सालों तक इनकी हुकूमत जो है तो यहाँ पर हुई। ये बातें आपको याद रखना है।
अब हम मालूमात हासिल करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, है ना। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त अव्वल के दौरे हुकूमत में हुकूमत की तौसी का आगाज हुआ, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसके बेटे समुद्रगुप्त ने आसपास के राजाओं को शिकस्त देकर अपनी हुकूमत की वुसअत में इजाफा किया, है ना। आप लोग देख सकते हैं चंद्रगुप्त अव्वल भी है, समुद्रगुप्त है। तो समुद्रगुप्त क्या हुआ, चंद्रगुप्त अव्वल जो उसके वालिद थे उनके दौर में जो है तो आगाज हुआ हुकूमत को बढ़ाने का। फिर समुद्रगुप्त ने भी क्या किया, आसपास के राजाओं को शिकस्त देकर अपनी हुकूमत को जो है तो मजीद इजाफा किया, यानी कि और ज्यादा जो है तो उसने बढ़ाया। इसके अहद में यानी इसके ज़माने में गुप्त खानदान का इक़्तिदार आसाम से पंजाब तक फैल गया। आसाम से पंजाब तक, आसाम यहाँ पर राइट साइड में जो है तो आएगा, जहाँ पर कामरूप लिखा हुआ है उस तरफ से लेकर पंजाब तक। पंजाब आप जानते हैं, यहाँ दिल्ली जहाँ लिखा हुआ है इंद्रप्रस्थ, वहीं पर बाजू में पंजाब है, वहाँ तक जो है तो इसने अपनी हुकूमत को बढ़ाया। तमिलनाडु में कांची तक, तमिलनाडु नीचे है, तमिलनाडु में कांची तक जो है तो इसी तरह मशरकी साहिली इलाके भी जो है तो उसने वहाँ पर फतेह किया। समुद्रगुप्त की फतुहात की वजह से हर तरफ इसके इक़्तिदार का दबदबा बढ़ गया, यानी उसकी हुकूमत जो है तो काफ़ी बढ़ गई। इसलिए शुमाल मगरिब और श्रीलंका के राजाओं ने इसके साथ दोस्ती के मुआहदे किए। शुमाल मगरिब यानी ऊपर का जो हिस्सा है बाएं तरफ का वो, और श्रीलंका यानी कि नीचे साइड आप लोग देख सकते हैं श्रीलंका यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ के राजाओं ने इसके साथ जो है तो दोस्ती करना शुरू की। समुद्रगुप्त के अजीमुशान कारनामों और फतुहात का जिक्र प्रयाग के सुतूनी कुतबे में तफसील से किया गया है ना। प्रयाग में एक कुतबा है, सुतून बना हुआ है पिल्लर, उसके ऊपर जो है तो समुद्रगुप्त की फतुहात की तफसील दी हुई है पूरा तहरीरी शक्ल में। ये कुतबा प्रयाग प्रशस्ति के नाम से मशहूर है। इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। इलाहाबाद कहाँ पर है आप लोगों को पता है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर उसको ये कहा जाता है। समुद्रगुप्त वीणा यानी कि सितार बजाने में बड़ा माहिर था। देखिए समुद्रगुप्त जो है तो सितार लेकर बैठा हुआ है और उसको बजा रहा है, तो बड़ा माहिर था इस काम में। समुद्रगुप्त ने मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरों वाले सिक्के भी जो है तो राइज किए थे। आप लोग वो भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ तस्वीर वाले सिक्के जो है तो आप लोग को नजर आ रहे हैं। ये समुद्रगुप्त ने ढलवाए थे यानी कि राइज किए थे, शुरू किए थे। इनमें से एक किस्म में खुद सितार बजाता हुआ वो नजर आ रहा है। देखिए एक सिक्के के अंदर वो खुद जो है तो सितार बजाता हुआ नजर आ रहा है। इस पर समुद्रगुप्त लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, समुद्रगुप्त लिखा हुआ है। तो इस तरीके से समुद्रगुप्त के बारे में यहाँ पर मालूमात थी कि समुद्रगुप्त ने किस तरीके से अपनी हुकूमत को बढ़ाया, वो किस बात का शौक करता था, कैसे सिक्के थे, कौन कौन सी तस्वीर थी, ये तमाम जो है तो डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। अभी तक हम लोगों ने देखा था चंद्रगुप्त अव्वल, और उसके बाद देखे हम लोगों ने उसका लड़का समुद्रगुप्त। अब हम देखने वाले हैं समुद्रगुप्त का बेटा, उसका नाम था चंद्रगुप्त दुवम, यानी दादा के नाम पर ही जो है तो इसका नाम भी रखा गया चंद्रगुप्त। लेकिन इसका नाम चंद्रगुप्त दुवम रखा गया, वो पहले थे ये दूसरे हैं। ये आप लोगों को बात याद रखना है, चंद्रगुप्त दुवम। तो चंद्रगुप्त दुवम के बारे में यहाँ पर तफसील दी गई है। और चंद्रगुप्त दुवम समुद्रगुप्त का बेटा था। चंद्रगुप्त दुवम ने अपनी बेटी, है ना, इसने ये जो तस्वीर नजर आ रही है, इन्होंने अपनी बेटी प्रभावती का ब्याह यानी उनकी शादी, अपनी बेटी की शादी वाकाटक खानदान के रुद्रसेन दुवम से किया, है ना। वाकाटक एक खानदान, एक हुकूमत, उनका जो राजा था रुद्रसेन दुवम,
उनसे जो है तो इन्होंने अपनी बेटी का ब्याह करा दिया, शादी करा दी। इस तरह जुनूब के ताकतवर वाकाटक हुकूमत से इसने रिश्तेदारी कायम कर ली। ये बात आप समझो। जुनूब में यानी भारत का जो जुनूबी हिस्सा था वहां पर वाकाटक हुकूमत थी। वहां के राजा से, जिसका नाम था रुद्रसेन, उससे अपनी बेटी का जो है तो इन्होंने ब्याह करवा दिया, शादी करवा दी, जिसकी वजह से इनकी ताकत में जो है तो इजाफा हो गया। दिल्ली के करीब महरौली के मुकाम पर, है ना, महरौली एक मुकाम है, वहां पर एक लोहे का सुतून इस्तादा है। ये देखिए यहाँ पर लोहे का सुतून आप लोगों को नजर आ रहा है। वो तकरीबन 1500 बरसों से भी ज्यादा पुराना है। कितना पुराना है? 1500 बरस। 1500 बरसों से भी ज्यादा वो पुराना है। इस कदर पुराना होने के बावजूद भी अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। ये जो सुतून नजर आ रहा है इसमें जंग नजर नहीं है, जंग नहीं लगा है, जबकि ये लोहे का है। लोहे की चीजों में जंग जल्द लग जाता है, लेकिन इसमें अभी तक नहीं लगा। कदीम भारतीयों ने तकनीकी उलूम में जो तरक्की की थी, इसकी वो एक अलामत है। यानी कदीम भारत में, पुराने भारत के अंदर किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, वो अगर हमें देखना है तो हम इस सुतून के जरिए भी जो तो पता लगा सकते हैं। इस लोहे के सुतून पर जो तहरीर है, इसमें चंद्र नाम का राजा का जिक्र है। इस तहरीर की बुनियाद पर यह तस्लीम किया जाता है कि लोहे का ये सुतून चंद्रगुप्त दुवम के जमाने का है। ये आप लोगों को समझना है। ये जो सुतून बनाया गया है, इस सुतून के ऊपर लिखा हुआ है चंद्र, तो इससे अंदाजा होता है कि ये चंद्रगुप्त दुवम ने बनाया है। यानी गुप्त सल्तनत का जो राजा था चंद्रगुप्त दुवम, उसने जो है तो ये सुतून बनाया है। ये सुतून यानी ये पिल्लर, ये दिल्ली के करीब महरौली एक मुकाम है, वहां पर जो है तो ये बना हुआ है और 1500 साल इसको लगभग हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, क्या आप जानते हैं, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, चीनी सयाह फायान। सयाह यानी कि घूमने फिरने वाला, मालूमात इकट्ठा करने वाला, मालूमात जमा करने वाला। तो चीनी सयाह यानी कि चीन से, चीन एक मुल्क है, चाइना जिसे हम कहते हैं, तो वहां से एक सयाह आया था जिसका नाम था फाहयान, जिसकी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं फाहयान की। वो कब आया था? वो चंद्रगुप्त दुवम के दौर में आया था भारत, और उसने अपने सफरनामे में गुप्त दौर की समाजी जिंदगी का जिक्र किया है। समाजी जिंदगी यानी कि यहाँ के लोगों का रहन सहन, तहजीब, खाना पीना, कारोबार, ये तमाम बातों का उसने जिक्र किया है। वो कहता है कि, क्या कहता है वो, भारत के शहर बड़े और तरक्की पजीर है। तरक्की पजीर है यानी कि तरक्की कर रहे हैं। मुसाफिरों के लिए इन शहरों में कई मेहमान खाने हैं, कई खैराती अदारे हैं। खैराती अदारे यानी कि जो लोगों की मदद करते हैं। शहर में अस्पताल हैं जहां गरीबों को मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम की जाती है, यानी मुख्तलिफ दवाइयाँ उन्हें फ्री में दी जाती है। बड़ी बड़ी खानकाएं और मंदिर हैं। खानकाएं यानी जहाँ पर मजहबी तालीम दी जाती है, और मंदिर भी है। लोगों को पेशे मुंतखब करने की मुकम्मल आज़ादी है, यानी लोग अपने हिसाब से पेशे चुन सकते हैं। कोई लोहार बन सकता है, कोई सोनार बन सकता है, कोई खेती बाड़ी कर सकता है, ऐसी यहाँ पर आज़ादी है। लोगों को कहीं भी आने जाने की मुमानियत नहीं है, यानी कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। सरकारी अफसरान और फौजियों को बाकायदगी के साथ तनख्वाहें दी जाती है, यानी जो भी सरकारी अफसर होते हैं, जो फौजी होते हैं, जो हुकूमत में होते हैं, उनको बराबर उनकी पेमेंट, उनकी तनख्वाह दी जाती है। वहाँ के लोग शराब नोशी नहीं करते, तशद्दुद नहीं करते, यानी उस वक्त में भारत के अंदर लोग शराब नहीं पीते थे और लड़ाई झगड़े भी नहीं करते थे। गुप्त हुकूमत में सरकारी उमूर मुनासिब ढंग से अंजाम दिए जाते हैं, यानी गुप्त दौर में जो हुकूमत के कामकाज थे वो बेहतर तरीके से चलाए जाते हैं। ये तमाम मालूमात किसने लिखा? चीनी सयाह फाहयान ने अपने सफरनामे में लिखा।
सफरनामा यानी कि जो सफर के दौरान जितनी भी बातें आती है वो तमाम बातों को जो है तो लिखा जाता है अगर, तो उसे सफरनामा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जिस तरह से हमने गुप्त राजघराना और इसके पहले हम लोगों ने देखा ये राजा कुषाण के बारे में, हिंदू यूनानी राजा के बारे में, शुंग खानदान के बारे में, इसी तरह वर्धन राजघराना भी था, है ना। अब वर्धन राजघराने के बारे में हम लोग मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो वर्धन राजघराने के बारे में देखते हैं हम लोग। गुप्त हुकूमत की ताकत कम होने के बाद शुमाली भारत में कई हुकूमतें वजूद में आई। शुमाली भारत यानी कि ऊपर का जो हमारा हिस्सा है भारत का, वहां पर कई हुकूमतें वजूद में आई। कब वजूद में आई? जब गुप्त हुकूमत, जो गुप्त सल्तनत थी, वो कमजोर हो गई उस वक्त। वर्धन राजघराने की हुकूमत इनमें से एक थी। दिल्ली के करीब वाक़े थानीसर नामी मुकाम पर प्रभाकर वर्धन नाम का एक राजा हुकूमत करता था। कौन राजा था? प्रभाकर वर्धन। जैसा कि तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं, प्रभाकर वर्धन राजा वो हुकूमत करता था वहां पर। उसने वर्धन खानदान की बुनियाद डाली। हर्षवर्धन इसका बेटा था। हर्षवर्धन कौन था? इसका बेटा था। और उसने जो है तो हुकूमत को वुसअत दी, यानी उस हुकूमत को जो है तो उसने बढ़ाया। इसके दौर हुकूमत में वर्धन सल्तनत की तौसी शुमाल में नेपाल, जुनूब में नर्मदा। शुमाल में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नेपाल, और जुनूब में नर्मदा। अब नर्मदा कहाँ पर है? हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर नर्मदा दरियाए गोदावरी है, दरियाए कृष्णा है, दरियाए तुंगभद्रा है, दरियाए नर्मदा। ये देखिए यहाँ पर उज्जैनी के नीचे दरियाए नर्मदा, यहाँ पर दरियाए नर्मदा है। वहां तक उसने अपनी हुकूमत को जो है तो बढ़ाया। इसी तरह मशरिक में यानी कि सीधे हाथ की तरफ आसाम, जब मैं आप लोगों को बताया हूँ कामरूप का जो इलाका है वहां पर आसाम आप लोगों को नजर में आएगा, वहां आसाम। इसी तरह मगरिब में गुजरात, गुजरात जो सौराष्ट्र यहाँ पर लिखा हुआ है वो गुजरात, वल्लभी का इलाका। तो यहाँ तक जो है तो उसने अपनी हुकूमत को बढ़ाया। इसी तरह कामरूप यानी कदीम आसाम, देखिए मैं बोल रहा था ना आप लोगों को आसाम का इलाका है यानी कामरूप वाला इलाका। तो कामरूप यानी जो आसाम था, कदीम आसाम का जो नाम था, वो वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था भास्कर वर्मन, है ना। यहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था भास्कर वर्मन। उसके साथ उसने दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर लिए थे। हर्षवर्धन ने अपने सफीर चीनी दरबार में भेजा था, है ना, अपने सफीर चीनी दरबार में भेजा था। हर्षवर्धन ने जो तो अपना सफीर एक था चीनी दरबार में उसने भेजा था। हर्षवर्धन ने चीन के बादशाह के साथ दोस्ताना ताल्लुकात भी जो है तो कायम किए थे। चीन यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगा, वहाँ पर उसने अपने दोस्ताना ताल्लुकात भी जो है तो कायम किए थे, जिसकी वजह से तिजारत को फ़रोग हासिल हुआ। जैसे आज का दौर में हम लोग तिजारत करते हैं, चाइना का कितने सारे आइटम्स जो है तो हमारे हिंदुस्तान में आते हैं, खिलौने से लेकर मोबाइल बैटरी, दुनिया की चीज़ें हैं। तो इस तरह पुराने दौर में भी जो है तो चीन से हमारे ताल्लुकात थे, तिजारती ताल्लुकात। इसके अहद में तिजारत को फ़रोग हासिल हुआ। हुकूमत की आमदनी में काफ़ी बड़ा हिस्सा मिला। आवाम की फलाह बहबूद के लिए भी जो है तो काम किया उसने। हर 5 साल के बाद वो अपनी ज़ाती इमलाक, वो जायदाद आवाम में तकसीम कर दिया करता था, है ना। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि हर्षवर्धन जो है तो क्या करते थे, अपनी जितनी भी ज़ाती जायदाद होती थी, प्रॉपर्टी, वो सब जो है तो गरीबों में बांट देते थे। देखते हैं यहाँ पर हर्षवर्धन के दरबारी शायर बान भट्ट ने हर्षवर्धन के हालात जिंदगी से मुताल्लिक एक किताब लिखी जिसका नाम था हरीश चरित, है ना। हर्षवर्धन के बारे में जो है तो किताब भी लिखी गई हर्षवर्धन के बारे में, और इस किताब की मदद से हमें हर्षवर्धन के दौरे हुकूमत के बारे में मालूमात मिलती है ना। अक्सर हमें किताबें जो है तो किस किताबों से ही मालूमात मिलती है किसी के बारे में भी। हर्षवर्धन ने बुद्ध मजहब को कबूल कर लिया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि हर्षवर्धन ने बुद्ध मजहब को कबूल कर लिया था।
इसने दूसरे मज़ाहिब को भी जो है तो बड़ी फराग दिली के साथ पनाह दी, यानी उसके दौर में दूसरे मज़ाहिब के भी जो है तो लोग बराबर अपना अपना काम करते थे, अपनी अपनी इबादत करते थे। हर्षवर्धन ने संस्कृत जबान में 3 ड्रामे लिखे, जैसे रत्नावली, नागानंद और प्रिया दर्शका। ये उनकी तहरीर थी, उनके ड्रामे थे। उसके अहद में एक बुद्ध भिक्खु था जिसका नाम था ह्यून सॉन्ग, चीन से भारत आया था। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं ह्यून सॉन्ग को। ये चीन से भारत में आया था। किसके दौर में? हर्षवर्धन के दौर में आया था। इसने सारे भारत की खाक छानी, यानी पूरे भारत में वो घूमा। 2 वर्षों तक वो नालंदा यूनिवर्सिटी में मुकीम रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी, ये तस्वीर है आप लोगों के सामने। यहाँ पर वो नालंदा यूनिवर्सिटी में 2 साल तक रहा। चीन लौटने के बाद उसने बुद्ध किताब का चीनी जबान में तर्जुमा किया। यहाँ से उसने एक बुद्ध किताब लेकर गया और उस बुद्ध किताब को ले जाकर वहाँ पर उसने चीनी जबान में तर्जुमा किया है उस किताब का। ये जो है तो यहाँ पर बताया गया है। अब हर्षवर्धन के दौर में जो ह्यून सॉन्ग यहाँ पर आया था, उसने पूरे भारत की सैर की थी, पूरा भारत की खाक छानी थी, ये बताया गया है। उसने महाराष्ट्र के लोगों के ताल्लुक से काबिले फ़ख्र कलमात अदा किए, यानी काबिले फ़ख्र बातें उसने की। महाराष्ट्र ये हमारी रियासत है, इसके बारे में वो क्या कहता है वो हम देखेंगे। वो कहता है कि महाराष्ट्र के लोग बड़े खुददार हैं। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र के लोग बड़े खुददार हैं, किसी के एहसान को फरामोश नहीं करते, यानी कोई अगर उनके ऊपर एहसान करता है तो वो नहीं भूलते हैं उस एहसान को। लेकिन अगर कोई उनकी बेइज्जती करता है तो वो दरगुजर भी नहीं करते। अपनी जान की परवाह न करते हुए मुसीबत के शिकार लोगों की वो मदद करते हैं। अपनी पनाह में आए हुए लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये सब बातें हैं कि अगर उनके पास कोई आ जाता तो वो उसकी मदद करते, और अच्छे लोग हैं यहाँ के। ऐसा जो है तो ह्यून सॉन्ग ने अपनी किताब में लिखा हुआ है ना, महाराष्ट्र के लोगों के बारे में। अब हम यहाँ पर देखेंगे शुमाल मशरिकी भारत का शाही इक़्तिदार। शुमाल मशरिकी भारत का हम देखेंगे। शुमाल मशरिकी भारत के मणिपुर इलाके के उल्लुपेकी शहजादी के अर्जुन के साथ शादी की कहानी महाभारत में है। ये आप लोग को याद रखना है, महाभारत की किताब यहाँ पर लिखी हुई है। तो शुमाल मशरिकी भारत यानी कि ऊपर का दाएं तरफ का हिस्सा, सीधे तरफ का हिस्सा जो बोलेंगे हम लोग, वो वहाँ पर एक इलाका था उल्लुपेकी शहजादी की, है ना। अर्जुन के साथ शादी हुई, इसका महाभारत में जिक्र है। 4वीं सदी ईस्वी में कामरूप की हुकूमत, कामरूप बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, आसाम में कामरूप का जो इलाका था वहाँ की हुकूमत को उरूज हासिल हुआ, यानी कि वो हुकूमत बढ़ी। पुष्यवर्मन कामरूप हुकूमत का बानी था। पुष्यवर्मन, या नाम याद रखना है आपको, पुष्यवर्मन कामरूप हुकूमत का बानी था, यानी उसने बुनियाद डाली। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त के सुतूनी कुतुबों में इसका जिक्र आया है। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लिखा हुआ है लखनऊ, तो वहीं पर जो है तो इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर एक कुतबा है, एक पिल्लर है जिसमें जिक्र किया गया है वर्मन कामरूप का, है ना। पुष्यवर्मन का जिक्र वहाँ पर किया गया है। कामरूप के राजाओं की कुनिंदा तहरीर, जो उन्होंने तहरीरें की, वहाँ पर वो पाई जाती है। और महाभारत और रामायण, देखिए महाभारत जो किताब है वो भी है, रामायण की किताब भी यहाँ पर लिखी हुई है। उसमें रज़मिया नज़मों में, है ना, नज़में हैं उसके अंदर उन किताबों में, तो उसमें कामरूप का जिक्र यानी आसाम का जो पुराना नाम है उसका जिक्र किया गया है। और उसका जिक्र किस नाम से किया गया है? उसका जिक्र किया गया है परागज्योतश। क्या नाम किया गया है?
परागजियोतश के नाम से जो है तो आसाम यानी कामरूप, तीन नाम हो गए यहाँ पर। एक आसाम हो गया जो आज का नाम है, उससे पहले का नाम था कामरूप, और उससे भी पहले का नाम उसका था परागजियोतश। एक ही शहर का, एक ही जगह के तीन नाम यहाँ पर दिए गए हैं। परागजियोतशपुर इस हुकूमत की राजधानी थी। ठीक है, परागजियोतशपुर यानी मौजूदा रियासत आसाम का शहर गुवाहाटी। आसाम में एक शहर है जिसका नाम है गुवाहाटी, तो यही नाम जो है तो आज गुवाहाटी भी है ना। आसाम के अंदर एक शहर है गुवाहाटी, उसका ही पुराना नाम समझ लो आप लोग परागजियोतश रखा गया। किताब पेरिप्लस ऑफ द एरिथरेंसी में इसका जिक्र करहादिया यानी किरात लोगों का मुल्क के तौर पर आया है। कामरूप हुकूमत दरियाए ब्रह्मपुत्र की वादी, अब जरा ये दरियाए ब्रह्मपुत्र की वादी, भूटान यानी यहाँ पर ऊपर का हिस्सा भूटान, बंगाल यानी कि ये वाला हिस्सा, और बिहार यानी कि ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में यहाँ पर फैली हुई थी। शुमाल मशरकी भारत के कामरूप हुकूमत में हिवॉन सॉन्ग गया था। हिवॉन सॉन्ग के बारे में भी हमने पिछली मरतबा मालूमात देखे अभी, तो वहाँ पर भी हिवॉन सॉन्ग गया था। इस वक्त भास्कर वर्मन वहाँ का राजा था। कौन था वहाँ का राजा? भास्कर वर्मन यहाँ का राजा था। तो ये सब बातें आप लोगों को याद रखना है। आप जानते हैं, क्या जानते नहीं है हम लोग वो देखना है हमें। भारतीय रिवायत के मुताबिक कदीम ज़माने में कश्मीर का नाम कशेपुर था। कश्मीर जो ऊपर यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को नक्शे में, उसका पुराना नाम था कशेप। और यूनानी मौर्रिखीन यानी ग्रीक के जो मौर्रिखीन थे, जो तारीख लिखने वाले थे, मौर्रिख यानी कि तारीख लिखने वाला, जो मौर्रिखीन थे वहाँ के, उन्होंने इसका जिक्र कैस्पे टैराक और कैस्पेरिया के तौर पर किया। यानी तीन चार नाम जो है तो इन्होंने दिए हुए हैं इसके। महाभारत के ज़माने में वहाँ कंबोज खानदान के राजा की हुकूमत थी। सम्राट अशोक के अहद में कश्मीर मौर्य हुकूमत में शामिल था। 7वीं सदी ईस्वी में कश्मीर में करकोट खानदान की हुकूमत थी। कल्हन ने अपनी किताब राज तिरानगनी में इसकी मालूमात दी है। यानी अलग अलग दौर में अलग अलग राजा महाराजाओं ने वहाँ पर हुकूमतें की है। कश्मीर का पुराना नाम कशेपुर था, ये भी यहाँ पर बताया गया है। नक्शे में आप लोग सब देख भी सकते हैं कि कश्मीर कहाँ पर है। तो इस सबक में हमने मौर्यों के बाद के ज़माने में जो शुमाली भारत और वहाँ के मुख्तलिफ हुकूमतों के बारे में देखा। इसी तरह ये भी हमने देखा कि इस ज़माने में शुमाल मशरकी भारत में क्या हालात थे। अगले सबक में हम लोग जुनूबी भारत के बारे में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आप लोगों को बेहतर तौर पर समझ में आया होगा। हर इसका नुक्ता, हर पॉइंट आप लोगों के जहन में आ गया होगा। आप लोग एक मरतबा अगर वीडियो देखने के बाद नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा देखो। फिर भी अगर कुछ मुश्किलात आती है तो अपने उस्ताद से भी राब्ता कायम करके अपनी जो ऑनलाइन तालीम चल रही है उसे बराबर जारी रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से। और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।